हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में नया टॉपिक लेकर के आए हैं, डीएनए और आरएनए में अंतर। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वंशागति का आणविक आधार, उसी चैप्टर से ही आज का टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये काफ़ी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक भी है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसलिए इसको कवर करते हैं। देखिए, एक साइड में डीएनए और दूसरी साइड में आरएनए। तो सबसे पहला अंतर आप तो डीएनए और आरएनए में ऐसे ही लिख सकते हो, जो कि मैंने लिखा नहीं है, कि डीएनए का जो पूर्ण विस्तार रूप होता है वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसी के विपरीत आरएनए में जब लिखोगे तो आरएनए का पूर्ण विस्तार रूप राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, तो पहला अंतर तो ये हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण। पहला पॉइंट है, ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। आपको पता है जो न्यूक्लिक अम्ल है वो डीएनए में उपस्थित होता है, और डीएनए की जो संरचना होती है वो न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन अणुओं से मिलकर के बनी होती है, जिसमें से आपका जो डीएनए है ये डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। इसी के विपरीत आरएनए जो है यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, या ऐसे लिखो कि यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर भी बनाए हो डीएनए और आरएनए का, तो डीएनए का स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाते हो आप। ठीक है, तो इसमें देखिए डीएनए की क्या है, द्विकुंडली संरचना होती है, तो इसीलिए डीएनए को जो है कई अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, जबकि आरएनए की संरचना एक रज्जु की होती है। तो आप इसी अंतर को अलग तरीके से भी लिख सकते हो कि डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विरज्जुकी होती है, या डीएनए दो रज्जुकों से मिलकर के बना होता है। डीएनए की संरचना द्विकुंडली या द्विचक्राकार भी होती है। इसी के विपरीत यही अंतर जब आरएनए में लिखोगे तो लिखोगे आरएनए की संरचना एक रज्जु की होती है, आरएनए एक सूत्री होता है। ठीक है, तो आप इसी अंतर को अपने तरीके से भी लिख सकते हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, इसके बाद दूसरा पॉइंट है नाइट्रोजन बेस पर आधारित, कि डीएनए में जो पिरिमिडीन बेस होता है वो थायमीन पाया जाता है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, जो कि हम डीएनए और आरएनए की संरचना में भिन्नता जब करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये अंतर है कि डीएनए में जो पिरिमिडीन बेस होता है या नाइट्रोजनी बेस थायमीन पाया जाता है, जबकि इसके विपरीत आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है। आप इसी अंतर को सारे के सारे नाइट्रोजनी क्षारक में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि डीएनए की संरचना या डीएनए में नाइट्रोजनी बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। इस प्रकार से लिख सकते हो। इसके बाद तीसरा अंतर, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, और आरएनए में इसमें राइबोज शर्करा होती है। ये जो शर्करा होती है ये पेंटोज शर्करा होती है। तो आप इसी अंतर को इस प्रकार से लिख सकते हो कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में पेंटोज शर्करा राइबोज शर्करा होती है। इस प्रकार से भी आप अंतर लिख सकते हो। इसके बाद चौथा पॉइंट, कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण और नियमन रखता है। तो आपको पता है कि हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए या अलग अलग कार्यों को करने के लिए उपयोजित अंगों का निर्माण है या उपयोजित अंग उपस्थित हैं। जो अंग जिस कार्य के लिए उपयोजित है वो अंग उस कार्य को संपादित करता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं,
रासायनिक क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं यानी उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, जनन जैसी कई क्रियाएं होती हैं। तो इन क्रियाओं को संपादित करने के लिए विशेष रूप से उसी अंग से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित पाचन अंग उपस्थित हैं, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित उत्सर्जन अंग यानी कि आपका वृक्क, त्वचा, यकृत, इस प्रकार के अंग उपस्थित हैं हमारे शरीर में। तो उसी में से जैसे आप समझ पा रहे हो कि जैविक क्रियाएं करने के लिए जैविक अंग उपस्थित हैं या जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए विशेष रूप से उपयोजित अंग उपस्थित हैं, उसी प्रकार से हमारा जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल है ये कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण और नियमन रखता है। ये सिर्फ और सिर्फ कोशिका के अंदर की जो समस्त क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण और नियमन रखता है, जबकि और सारे जो उपयोजित अंग हैं, तंत्रों से संबंधित जो अंग हैं, वो पूरे तंत्र को संपादित और संचालित करते हैं। आपको पता है जीव संरचना की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और कोशिका के अंदर वो सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं जो कोशिका को एक समुचित वातावरण और एक जीवन प्रदान करते हैं। तो कोशिका के अंदर होने वाली जितनी भी जैविक, रासायनिक, उपापचयी क्रियाएं हैं उनको संपादित करने में डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल भाग लेता है। इसके बाद अगला पॉइंट इसी में है कि ये आनुवंशिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि डीएनए जो है आनुवंशिक होता है यानी जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि डीएनए जो है ये गुणसूत्र में उपस्थित होता है, गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होते हैं, यानी केंद्रक में गुणसूत्र, गुणसूत्र पर डीएनए, डीएनए पे जीन्स, जीन्स जो है हमारे आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। इसीलिए डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, क्योंकि ये आनुवंशिक लक्षणों को या पैतृक पितृस लक्षणों को आगे आने वाली जनरेशन में, पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। इसीलिए डीएनए को आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला कहा जाता है, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है आनुवंशिक लक्षणों को ले जाता है, संततियों में निरंतर ये लक्षण पहुंचाता रहता है, इसीलिए इसको आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। आगे ये पाया कहाँ जाता है? मुख्यतः केंद्रक में गुणसूत्र में पाया जाता है। अभी बताया कि जो मुख्य रूप से आपका डीएनए है ये कोशिका के अंदर, क्योंकि आपका पता है आपका जो शरीर है कई यानी असंख्य कोशिकाओं से निर्मित है और उस कोशिका के अंदर मुख्य रूप से सेंट्रल में एक कोशिकांग न्यूक्लियस केंद्रक उपस्थित होता है। उस केंद्रक में जो है गुणसूत्र अनियमित रूप से धागे के रूप में बिखरे रहते हैं। उन्हीं धागों के ऊपर यानी उन धागों को क्रोमैटिड धागे कहा जाता है और वो क्रोमैटिड धागे क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। उन्हीं गुणसूत्र के ऊपर मुख्य रूप से डीएनए आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है। इसके बाद सूक्ष्म मात्रा में हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, यानी जो डीएनए है वो सूक्ष्म मात्रा में जो कोशिका के अन्य कोशिकांग हैं जैसे आपका हरित लवक यानी कि साइटोप्लाज्म और आपका माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का, विद्युत गृह कहा जाता है, उनमें जो है कुछ मात्रा में डीएनए उपस्थित होता है। आइए इधर देखते हैं, चौथा पॉइंट देख रहे थे आरएनए में, देखते हैं प्रोटीन संश्लेषण द्वारा लक्षणों के निर्धारण में सहायता करता है। आपको बताया था आरएनए के प्रकार, उस आरएनए के प्रकार में दो प्रकार बताए थे, एक था आनुवंशिक आरएनए, एक था अनानुवंशिक आरएनए यानी जो आनुवंशिक नहीं होता है। फिर आपको बताया था जो अनानुवंशिक आरएनए होता है वो तीन भागों में बटा होता है, मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक आरएनए, आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, तीसरा था आपका टीआरएनए ट्रांसफर या स्थानांतरण आरएनए। तो आपका जो आरएनए होता है इसका जो मुख्य रूप से कार्य होता है, इसका मुख्य रूप से जो कार्य है
वो आपके प्रोटीन संश्लेषण में कार्य है। ऐसा आप पीछे पढ़ कर के आए हो। आपको कार्य जब बताए थे तीनों के, तो उन तीनों के कार्य में आपको यही बताया भी था, जिसमें आपको बताया था कि जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये राइबोसोम का निर्माण करता है। इसके बाद जो स्थानांतरण आरएनए है यानी ट्रांसफर आरएनए है, ये आपका जो है प्रोटीन संश्लेषण की अनुलिपीकरण प्रक्रिया में भाग लेता है। यानी जो अनुलेखन की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में ये भाग लेता है। और दूसरा बताया था आपको संदेश वाहक आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये भी क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण की अनुलिपीकरण प्रक्रिया में सहयोग या करता है या भाग लेता है। तो जैसा हम यहाँ पहला पॉइंट ये क्लियर कर रहे थे कि प्रोटीन संश्लेषण द्वारा लक्षणों के निर्धारण में सहायता करता है। तो ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक पदार्थों को नहीं ले जाता है, ले जाने का काम नहीं करता है, ये काम करता है प्रोटीन संश्लेषण का। आपको जब तीनों आरएनए बताए थे तो तीनों आरएनए का काम क्या था, मुख्य रूप से घुमा फिरा करके प्रोटीन संश्लेषण का ही निर्माण करना। क्योंकि जो ये हमारी डीएनए और आरएनए की इकाइयाँ होती हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो प्रोटीन के साथ संलग्न होकर के संरचनाओं का निर्माण करता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण में जो है आरएनए मुख्य रूप से जो है भाग लेता है और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही संततियों में लक्षणों का निर्धारण करता है। यह प्रायः आनुवंशिक नहीं होता है। जैसा कि आपको डीएनए पता है कि यह आनुवंशिक पदार्थ होता है, जबकि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। ये किसी विशेष परिस्थितियों में ही आनुवंशिकता जैसा लक्षण प्रदर्शित करता है, वो भी विशेषकर पादप विषाणुओं और जंतुओं विषाणुओं में, जिसमें मुख्यतः आपका रियो वायरस बताया था। रियो वायरस में जो है ये आनुवंशिक होता है, जबकि सामान्य रूप से आरएनए जो है आनुवंशिक नहीं होता है। इसके बाद अगला पॉइंट, ये पाया कहाँ जाता है, कोशिका द्रव्य केंद्रक राइबोसोम में पाया जाता है और गुणसूत्र में बहुत कम मात्रा में होता है। देखिए कोशिका द्रव्य आपको पता है, जो आपका कोशिका है उस कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली को छोड़ करके कोशिका के अंदर भरा हुआ एक चिपचिपा तरल द्रव कोशिका द्रव्य कहलाता है। यह कोशिका द्रव्य कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका के अंदर उपस्थित अन्य कोशिकांगों को आपस में चिपकने से बचाता है, बाह्य आघात से सुरक्षा करता है। तो कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है, ये कोशिकांग पूरे कोशिका के भाग के यानी कोशिका द्रव्य कोशिका के पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में भरा होता है। उसमें आपका आरएनए होता है। इसके बाद केंद्रक में होता है, राइबोसोम में होता है। आपने पढ़े हैं 2 प्रकार के राइबोसोम, 70S प्रकार के राइबोसोम, 80S प्रकार के राइबोसोम, जिनका मुख्य काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ऐसा आप पीछे क्लासेस में पढ़ के आए हो। इसके बाद में केंद्रक, यानी तीनों कोशिकांगों में जो है मुख्य रूप से आरएनए उपस्थित होता है। जबकि केंद्रक में, अब जब हम डीएनए में पढ़ रहे होते हैं तब पढ़ते हैं कि केंद्रक में गुणसूत्र में मुख्य रूप से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए उपस्थित होता है और केंद्रक के अंदर आरएनए उपस्थित होता है, क्योंकि केंद्रक के अंदर की भी कुछ एरिया होता है। यानी आप जैसे केंद्रक की संरचना इस प्रकार से बना रहे हो गोल, क्योंकि ये गोलाकार या कभी कभी अंडाकार कहीं कहीं दिखाई देता है अलग अलग जीवधारियों में, परंतु गोलाकार इसकी मुख्य संरचना होती है। तो इसमें जो ये क्रोमैटिन धागे पड़े हुए हैं, इन क्रोमैटिन धागों पर ही गुणसूत्र, यानी ये जो क्रोमैटिन धागे हैं, क्रोमोनीमा जो है वो क्रोमैटिड क्रोमोसोम बनाते हैं। उन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। परंतु जब हम आरएनए, तो आरएनए यहाँ भी हो सकता है, यानी जो ये एरिया खाली दिखाई दे रहा है इसमें आरएनए हो सकता है। ठीक है, तो केंद्रक में भी आरएनए और राइबोसोम में भी पाया जाता है, परंतु गुणसूत्र में बहुत कम मात्रा में होता है। यानी गुणसूत्र जो है उनमें इनकी काफ़ी कम मात्रा होती है, जबकि डीएनए जो है मुख्यतः गुणसूत्र में ही पाया जाता है। इसके बाद अंतिम देखते हैं, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है, आरएनए में
ये डीएनए से अनुलेखन द्वारा बनता है। आपको बताया था कि जो डीएनए है इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। डीएनए जो है द्विगुणित होता है, यानी एक डीएनए से दूसरा डीएनए का निर्माण हो जाता है। और जबकि आरएनए का निर्माण जो है वो डीएनए से ही होता है। आप ऐसा पढ़ के आए हो कि आरएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है, और वो भी अनुलेखन प्रक्रिया के द्वारा। आपको अनुलेखन प्रक्रिया बताई थी, ट्रांसमिशन प्रोसेस। अभी अनुलेखन प्रक्रिया के बारे में थोड़ा पढ़ के भी आए हो पीछे से, तो आप थोड़ा समझे थे, परंतु आगे पढ़ेंगे अनुलेखन के बारे में। तो अनुलेखन जो है ये डीएनए से अनुलेखन द्वारा बनता है। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक था डीएनए और आरएनए में मुख्यतः अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, समाप्त होता है। और ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में काउंट होता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से जो है लर्न करना, फेयर करना, जिससे आपका परीक्षा के लिए ये टॉपिक तैयार हो।